अभी तक हम लोगों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में जाना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच चला, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके कारणों के रूप में कारण जान लेते हैं। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर था। उसने अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी की जिसमें मैसूर का नाम नहीं था। इससे अंग्रेज और मैसूर के संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि यह पता चल गया कि अंग्रेज भी टीपू से सशंकित थे, और वो शंका इसलिए थी कि टीपू लगातार विदेशियों से अपने मेलजोल बढ़ा रहा था, स्पेशली फ्रांसीसियों से उसका मेलजोल बढ़ रहा था, जो अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती था। इसी के साथ टीपू ने अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अंग्रेज संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, जो अंग्रेज़ों के लिए स्पष्ट चुनौती था। और इस आक्रमण से ही जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इसी से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है युद्ध में लिप्त हो जाता है, और टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज जो है मराठा और निजाम को अपने पक्ष में करके एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। जैसा हम लोग हैदर अली के काल में देखते रहे कि हैदर अली के विरुद्ध दक्षिण की ये जो तीन शक्तियां थीं वो कभी आपस में एकजुट नहीं हो पाई। लेकिन टीपू हैदर अली के स्तर का कूटनीतिज्ञ नहीं था, इसीलिए हैदर अली टीपू सुल्तान के विरुद्ध यह तीनों शक्तियां एक साथ टीपू के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, और 1790 में मराठा और निजाम को साथ लेके कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेज जो है बल्लूर पर पहले अधिकार करते हैं, फिर बेंगलोर भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसके बाद यह तीनों शक्तियां मिलकर श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में टीपू के पास कोई चारा नहीं बचता है और विवश होकर उसको संधि करनी पड़ती है, और यह संधि उसके लिए बहुत अपमानजनक रहती है। इस संधि को हम लोग श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं, जो 1792 में की गई, और इस संधि से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब आइए हम लोग इस संधि के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। मैसूर ने इस संधि के द्वारा अपनी आधी शक्ति खो दिया, क्योंकि इस संधि से उसके महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। उसको तकरीबन अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया। मालाबार और डिडीगुल जैसे क्षेत्र उसको अंग्रेजों को सौंपने पड़े, और इसके साथ ही युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसमें से उसने कुछ हिस्सा तो तुरंत ही टीपू सुल्तान ने भुगतान कर दिया, और कुछ हिस्से के बदले उसको बंधक के रूप में अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास रखना पड़ा। यह टीपू के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि था। मराठों और निजाम को भी इससे लाभ मिला। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का उत्तर का भाग मराठों के पास चला गया, और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने का एक स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अब यदि हम इस वाक्य
इस कथन की समीक्षा करें तो हमें पता चलता है कि इस संधि के द्वारा टीपू कमज़ोर कर दिया गया, उसका आधा राज्य छीन लिया गया और उसके राज्य के जो महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के पास चले गए। और इसी के साथ मराठों और निजाम को भी राज्य का, मैसूर राज्य का कुछ सीमित क्षेत्र देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की गई। और इस कोशिश में अंग्रेजों ने इस बात का ध्यान रखा कि मराठे और निजाम को कोई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र न प्राप्त हों जो उन्हें आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से मजबूत बनाया जाए। अतः एक तरीके से उन्हें महत्वहीन क्षेत्रों को प्रदान किया गया जिससे वह शक्तिशाली न हो सके। अगर मराठों के संबंध में हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि मराठे अंग्रेजों के अस्थायी और स्वाभाविक मित्र नहीं थे। जैसा कि हमें पता है कि पहले भी आंग्ल मराठा युद्ध होता रहा है। 1782 में ही सालबाई के संग से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में चूँकि हम देखते हैं कि मराठे स्वयं को मुगल सत्ता का दावेदार मानते थे हैं, तो यदि अंग्रेज मैसूर राज्य पूरी तरह हस्तगत कर लेते तो उन्हें मराठा और निजाम को भी उस राज्य का बड़ा हिस्सा देना पड़ता, जिससे वह शक्तिशाली हो जाते और अंग्रेजों को भी भविष्य में चुनौती देते। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कॉर्नवालिस ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने मैसूर राज्य को इतना कमज़ोर कर दिया कि वह जब चाहता तब आसानी से मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता। लेकिन उसने केवल आधा ही मैसूर राज्य अपने लिए लिया और उस आधे राज्य के कुछ सीमित क्षेत्र को मराठा और निजाम के बीच बांट दिया। और इस बंटवारे में उसने इस बात का ख्याल रखा कि मैसूर राज्य को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि उनकी सैन्य शक्ति और आर्थिक रूप से वो नष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद ये केवल समय की ही बात होती कि उसे कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। और इसकी शुरुआत लॉर्ड बेलेजली के आगमन के साथ हुई, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में शुरू हुआ, इसका प्रमुख कारण था बेलेजली की साम्राज्यवादी नीति। यूरोप में हम देखते हैं कि सबसे पहले बेलेजली के बारे में हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। बेलेजली जब भारत गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसने भारत में एक नई तरह की संधि लागू की, जिसको हम बेलेजली के सहायक संधि के रूप में जानते थे, जिसमें यह अपने मित्र राज्यों की सैनिक शक्ति को क्षीण कर देता था अपनी सहायक संधि के द्वारा। क्योंकि यह एक अलग विषय है और इससे विस्तार से चर्चा किसी अन्य क्लास में की जाएगी। अभी हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेलेजली चूँकि साम्राज्यवादी था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में मैसूर उसके लिए सबसे आसान टारगेट था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर अत्यंत कमज़ोर हो गया था। इसके अलावा यूरोप में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी जो बेलेजली को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि भारत में मैसूर जो है फ्रांस की गतिविधियों का केंद्र था। टीपू सुल्तान अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा था। वह लगातार विदेशों से अपने राजदूत विदेशों में भेज रहा था।
जिससे विदेशों से सहायता प्राप्त कर सकें। और यूरोप में उस समय नेपोलियन का उदय हो चुका था और नेपोलियन की विस्तारवादी गतिविधियों से पूरा यूरोप सशंकित था। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि भारत में जो फ्रांस गतिविधि के केंद्र है उसको रोका जाए, और इसी उद्देश्य से 1799 में बेलेजली ने फ्रांस मैसूर के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने नकार दिया। अतः ऐसी स्थिति में बेलेजली युद्ध की घोषणा कर देता है और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम दुर्ग को घेर लेता है, जहां पर टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर राज्य का अंत कर दिया गया और वहां पर टीपू सुल्तान के वंश का अंत हो जाता है और वाडियार वंश, जो पहले का मैसूर राज्य का राजवंश था, उसकी स्थापना की जाती है और वहाँ पर 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को शासक बनाकर एक कठपुतली शासक के रूप में स्थापित कर देता है और व्यवहारिक रूप से सत्ता अंग्रेजों के पास चली जाती है और इस राज्य से के ऊपर सहायक संधि लाद दी जाती है। और टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों में उसके बच्चों को पेंशन देकर मैसूर राज्य से अलग कर दिया जाता है। मैसूर के विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि बेलेजली कहता है कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है